नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष में आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। एक मैप के माध्यम से इसका अवलोकन करेंगे। निश्चित ही जो आपको इस मैप में ऐतिहासिक स्थल दिख रहे हैं, यहाँ से किसी भी परीक्षा में ये दो प्रश्न निश्चित रहेंगे। हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को दो तरीके से बांट के देखने की कोशिश करेंगे। एक जो प्रायः आपके यहाँ महत्वपूर्ण स्थल आते हैं, इनको इस मैप के माध्यम से समझाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल, पुरातात्विक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के इतिहास को पॉइंट वाइज हम अलग से समझाने का प्रयास करेंगे तो वीडियो के माध्यम से। आइए इसको हम देखते हैं। इसके पहले जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर का अवलोकन करें। हम सहारनपुर चलते हैं। सहारनपुर के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में देवबंद दारुल उलूम है और यहीं पर हुलास नामक हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल है। अब इसके बाद यहीं नीचे हम मेरठ की तरफ रुख करते हैं तो मेरठ कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मेरठ को क्रांति नगर, कैंची नगर के रूप में भी जाना जाता। हमने पीछे इस पर चर्चा आपसे किया हुआ है। अभी जो आज यहाँ देखना है, यहाँ से 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं तीनों बिंदुओं पर पहला बिंदु आपको सरधना दिखता है। सरधना एक महत्वपूर्ण स्थल मेरठ का है। यहीं पर बेगम समरू का चर्च है, ध्यान रखेंगे। सारी बातें यहाँ लिखना संभव नहीं है, हम बोलते जाएंगे धीरे धीरे, आप उसको नोट भी करते जाइएगा। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, फिर पूछे जाने की संभावना है। बेगम समरू का महत्वपूर्ण चर्च उत्तर भारत का सबसे बड़ा चर्च है, रोमन कैथोलिक का चर्च है। मेरठ के सरधना में यह अवस्थित है। इसे बेगम समरू ने 1809 से लेकर 1822 के बीच में बनवाया था। अब आलमगीरपुर यही है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। आलमगीरपुर हड़प्पा काल का एक स्थल है। यह यमुना की सहायक हिंडन नदी, ध्यान रखेंगे, यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। आलमगीरपुर कई तरीके से आपसे पूछा जाता है। एक तो आलमगीर पूछेगा, दूसरा हिंडन नदी पूछेगा। हिंडन नदी क्यों पूछता है? क्योंकि वह ऐतिहासिक नदी है। और जो आलमगीरपुर स्थल है यह सैंधव सभ्यता का पूर्वी स्थल है। पूर्वी स्थल है या पूर्वी, सबसे पूर्वी स्थल है, पूर्वी किनारा है, पूर्वी छोर है, इस तरह से आप कह सकते हैं। और यहीं पर हस्तिनापुर है जो कौरवों की राजधानी है। हस्तिनापुर नगर की स्थापना राजा हस्तिन ने करवाई थी। ये इससे महत्वपूर्ण यहाँ सरधना और आलमगीरपुर को आप विशेष पॉइंट आउट करें। अब हम चलते हैं सूरसेन। सूरसेन महाजनपद मथुरा में अवस्थित है, ब्रजमंडल में अवस्थित है। यह 16 महाजनपदों में से एक है। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसे ईरानियों ने मेथोरा भी कहा है। इसके संबंध में बहुत सारी बातें हैं। जब हम 16 महाजनपद इतिहास में पढ़ाएंगे तो वहाँ 16 महाजनपदों पे इनकी हम विशेष चर्चा करेंगे। बुद्ध काल में सूरसेन का राजा अवंतिपुत्र था। और उत्तर प्रदेश में एक और सूचना आपको हम देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद, कालीन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित हैं। और उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। लगभग सभी धर्मों की, भारत के सभी धर्मों की जन्म स्थली भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा को हेनसांग ने अपने ग्रंथ सी युकी में पीलोसान कहा है। अतरंजी खेड़ा उत्तर वैदिक कालीन एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहीं से सबसे पहले, सबसे प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे हमने देखा कि ये कई बार पूछा गया। क्यों पूछा गया है? मैंने आपको बताया कि सबसे प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य, ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य अगर यहाँ मिलते हैं, इसकी महत्ता बढ़ जाती है।
उसका टाइम ड्यूरेशन 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास है। आए और देखें, अब हम आगरा की तरफ रुख करें, और अतरंजी खेड़ा कहाँ है? एटा में। और एटा दो दृष्टिकोण से पूछा जाता है, तो अतरंजी खेड़ा आपने देखा, और उत्तर प्रदेश में अगर एटा की महत्ता है तो एटा पटियाली, ठीक है, अमीर खुसरो की जन्मस्थली है। ठीक है, आगे हम बढ़े, फतेहपुर सिकरी चले। कई आगरा में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। जब इतिहास के मध्यकाल को पढ़ाएंगे तो हम इसके आगरा पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन जो आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। आगरा की स्थापना 1604 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने करवाया था। आगरा नगर की स्थापना 1604 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने करवाया था। यह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि कई बार पूछा गया है, 10वें बार पूछा गया है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की और कब की। पहली बात। अब दूसरी बात, आगरा नगर में कई स्थापत्य हैं, जिसमें एक फतेहपुर सिकरी है। फतेहपुर सिकरी को पूछा जाता है। फतेहपुर सिकरी आगरा मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है, और यहीं पर शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे। अकबर इनके दरबार में जियारत के लिए जाया करते थे, पैदल जाया करते थे, और इन्हीं की अनुकंपा से उनके पुत्र सलीम का जन्म भी हुआ था। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ध्यान रखेंगे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना भी करवाई गई थी, और यहाँ राजधानी 1573 टाइम ड्यूरेशन इसका 1573 में, और इसे राजधानी बनाया गया था। सिकंदरा अकबर का मकबरा है, सिकंदरा अकबर का मकबरा है, यह भी महत्वपूर्ण है। कहाँ अकबर का मकबरा? सिकंदरा में। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा कुछ ऐसे पूछा जाता है कि पिट्रा ड्यूरा कला शैली का विकास या सबसे पहली बार किस मुगल स्थापत्य में किया गया? 1626 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, 1626 ईस्वी में एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया। इसमें पिट्रा ड्यूरा कला शैली का सबसे पहली बार विकास किया गया, शुरुआत की गई। पिट्रा ड्यूरा का प्राय है कि जड़ाऊ और रत्न जड़ित पत्थर, कीमती और रत्नों से युक्त पत्थर का प्रयोग इस स्थापत्य में किया गया। ताजमहल के बारे में कुछ कहना ही नहीं, ताजमहल विशेष, और सामूगढ़ यहीं पर है। इसके अतिरिक्त जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, सबसे ऊंचे दरवाजे के रूप में जाना जाता है। बुलंद दरवाजे का इतिहास क्या है? जो फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के दक्षिणी, ध्यान रखेंगे, दक्षिणी छोर पर बनाया गया है। यह दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा बनवाया गया। ये तो आगरा से महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो एतमादुद्दौला पूछा जाएगा, नगर की स्थापना पूछी जाएगी, फतेहपुर सिकरी, सिकंदरा, और इसके साथ साथ बुलंद दरवाजा, और ताजमहल के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, आप लोग ताजमहल के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम चलें कानपुर, चलें कानपुर देहात। कानपुर देहात में एक महत्वपूर्ण स्थल भीतरगांव है। भीतरगांव प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, और यहीं से सबसे पहली बार गुप्तों के कालखंड के ईंटों के, ध्यान रखेंगे, ईंटों द्वारा निर्मित एक मंदिर प्राप्त हुआ है। इसके लिए जाना जाता है। भीतरगांव का मंदिर गुप्त काल का है, ईंटों द्वारा बनाया गया है। कालपी भी ऐतिहासिक स्थल है, अकबर के नवजालौन में है। अकबर के नवरत्नों में से एक महेशदास बीरबल की जन्मस्थली है। आइए देखते हैं अगला, हम ललितपुर चलते हैं। ललितपुर में गुप्त काल का एक मंदिर है जिसे दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने की जरूरत यह है, इस शैली में सबसे पहली बार नागर शैली के शिखर दिखाई पड़े हैं। ये पत्थर का बना हुआ है, और एक और इसकी खासियत है, इस मंदिर के पुजारी को चौकीदार कहते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु का शयन मुद्रा में मूर्ति है। अब चले हम इसके बाद, यहीं से ललितपुर हो गया, कालिंजर चलते हैं। बांदा, कालिंजर का किला एक ऐतिहासिक किला है, और कालिंजर का किला ऐतिहासिक किला है
सबसे पहली बार हुमायूं ने इसी किले पर आक्रमण किया था। ये बुंदेलखंड की पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद फतेहपुर में खजुआ एक युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। रायबरेली में राजविलास पैलेस है। और फिर इसके बाद यही रायबरेली के बगल हम लखनऊ चलते हैं। लखनऊ ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, क्योंकि एक ही बार में सारी बातें करना संभव नहीं है। तो हमने यहाँ 2 बातें देखी हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अवध के नवाब असफुद्दौला ने अवध को फैजाबाद के स्थान पर अवध को, लखनऊ को राजधानी बनाया। पहली महत्वपूर्ण बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो लखनऊ के संबंध में कहा जाता है कि लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। पूछा जाता है कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसे आप जानते हैं कि 1907 में सूरत में जो कांग्रेस विभाजन हुआ था, उग्रवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधाराओं में बटा था कांग्रेस। तो इसी सम्मेलन में, लखनऊ सम्मेलन में, दोनों विचारधारा के लोग एक मंच पर आए। ये इस मंच पर लाने का कार्य एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक का रहा। लेकिन इन दोनों को जब ये एक मंच पर आ रहे थे, और इसके अतिरिक्त इसी में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग भी सम्मेलन में शामिल हुआ था। और जो पृथक निर्वाचन की मांग थी, पृथक निर्वाचन की मांग को, सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को इसी कांग्रेस अधिवेशन में मान लिया था। और इसी अधिवेशन के जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक मंच पर आ रहे थे, दोनों में एकीकरण हो रहा था, तो इसका विरोध मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। और यहीं से राजकुमार शुक्ला यहीं पर आए थे और बिहार चंपारण विद्रोह के लिए, चंपारण सत्याग्रह के लिए उन्हें आमंत्रित किए हुए थे। पूछा भी जाता है कहां पर कौन, तो राजकुमार शुक्ल। ठीक है, आगे देखें। अब हम प्रयागराज की तरफ रुख करते हैं। प्रयागराज ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है। कई बातें इस पर चर्चा हो गई, बहुत सारी बात चर्चा हुई है, लेकिन हम कुछ बातों की चर्चा कर लें। श्रृंगदेरपुर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। और इसके अतिरिक्त प्रयाग स्तंभ भी, प्रयाग प्रशस्ति अकबर के किले में, इलाहाबाद के किले में रखा गया है। फिर खुसरो का मकबरा भी यही प्रतिष्ठानपुरी झूसी को कहा जाता है। अब कौशाम्बी बगल है, ये वत्सराज उदयन ने इसे स्थापित, ठीक है, ये राजधानी थी। घोषताराम, ध्यान रखेंगे, जो आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। घोषताराम बौद्ध विहार कौशाम्बी में है। इसे श्रेष्ठ घोषित ने बनवाया हुआ था। और काड़ा धाम यहीं पर है, जहां पर मलुक दास की जन्मस्थली कही जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब हम चलते हैं मिर्जापुर में चुनार का किला है। इसे पूरब का प्रवेश द्वार कहते हैं, पूरब का प्रवेश द्वार कहते हैं। यह एक अभेद किला है। इसके बाद यही प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल है, प्राचीन काल से लेकर पुरातात्विक काल से लेकर प्राचीन और आधुनिक काल तक है। लेकिन हम यहाँ 3 महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा करेंगे, सरायनाहर, दमदमा और महदहा। ये मध्यकाल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। सरायनाहर प्रतापगढ़ में आपने देखा है, यहाँ से 14 नरकंकाल मिले हैं। दमदमा और महदहा, दमदमा से 41 समाधान मिले हैं। सरायनाहर में इन समाधानों के साथ साथ ध्यान देने की जरूरत है, मृग श्रृंगों के आभूषण भी मिले हैं। ये जो महदहा महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ पर युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान, ध्यान रखेंगे, ये जो युगल समाधान है, सती प्रथा की तरफ, ध्यान रखेंगे, सती प्रथा की तरफ संकेत करता है। पुरातत्व का हम अध्ययन कैसे करते हैं, आज के दृष्टिकोण से उसकी प्रासंगिकता सिद्ध करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या है। तो महदहा में पुरातात्विक काल में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होता है। ये यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि ये तीनों स्थल कहाँ हैं, प्रतापगढ़ में हैं, किस काल के हैं, मध्यपाषाण काल के हैं। सती प्रथा के साथ सच युगल समाधान, 41 नरकंकाल और 14 नरकंकाल, ऐसे मृग सिंहों के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त
अब हम रुक करते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर आपने देखा, वाराणसी चले। वाराणसी अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। वाराणसी भोले विश्वनाथ की नगरी। आइए देखें, सारनाथ यहाँ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। सारनाथ को अन्य नामों से जाना जाता है, मृगदाव बौद्ध धर्म में, मृगदाव और ऋषपत्तनम। यहाँ पर धामेक स्तूप जो गुप्त काल का है, और अशोक ने भी यहाँ पर स्तूप निर्माण करवाया था। मूल गंध कुटी भी यहीं पर अवस्थित है। इस प्रकार से जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, प्रथम उपदेश कहाँ पर महात्मा बुद्ध ने दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ को किन नामों से जाना जाता है? मृगदाव और ऋषपत्तनम के नाम से जाना जाता है। धामेक स्तूप कहाँ है? वाराणसी में है सारनाथ। इसके बाद मूलगंध कुटी कहाँ? वाराणसी में है। अशोक काल के स्तूप कहाँ हैं? यहीं पर हैं। जो एकदम अशोक के समय का जो स्तूप बनाया गया, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ईंटों से बनाया गया है, और उस पर कोई कुर्सी नहीं बनाएगी, सामान्य धरातल पर बनाया गया है। जब हम स्थापत्य कला के बारे में आपको बताएंगे प्राचीन काल के, तो वहां इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आइए गाजीपुर चलते हैं। गाजीपुर भीतरी स्तंभ लेख है, और गाजीपुर में भीतरी स्तंभ लेख, यहाँ हूण आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में हूण आक्रमण का उल्लेख यहीं से मिलता है। हूणों ने यहाँ पर आक्रमण किया हुआ था स्कंदगुप्त का। ठीक है, इसी के बाद हम यहाँ देखते हैं, ये जो आपसे बहुत पूछा गया है, कार्नवालिस का मकबरा। कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में अवस्थित है। इसके बाद हम कुशीनगर चलें। कुशीनगर भी आपसे बहुत पूछा जाता है। कुशीनगर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली है। कुशीनगर ध्यान से मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली है। यहीं पर महात्मा बुद्ध की एक लेटी हुई प्रतिमा भी है। ये भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आइए चलें संत कबीर नगर। संत कबीर नगर को दो दृष्टिकोण से हम विशेष मानते हैं। एक तो मगहर कबीरदास जी की समाधि है, और इसके बाद यहीं से सबसे पहली बार चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल में, जिनका टाइम ड्यूरेशन 9000 बीसी से लेकर 8000 बीसी के बीच में है। यहीं पर एक स्थल है लहुरा देवा, ध्यान रखेंगे, लहुरा देवा। लहुरा देवा में सबसे पहली बार प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके पहले, इस शोध के पहले बेलन घाटी में चावल के प्राचीन, कोलडीवा में, कोलडीवा, ठीक है, इलाहाबाद के बेलन घाटी में कोलडीवा प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था। अब नए शोध के अनुसार लहुरा देवा को प्राचीनतम साक्ष्य माना जाएगा। अगर अब पूछता तो आप लहुरा देवा लगाएंगे, अगर लहुरा देवा विकल्प में नहीं रहता तब आप कोलडीवा जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, हम सिद्धार्थ नगर की तरफ रुख करते हैं। सिद्धार्थ नगर कपिलवस्तु में है, और यहाँ एक बौद्ध स्तूप है, इसके लिए जाना जाता है। आइए हम श्रावस्ती चलते हैं। श्रावस्ती में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। सहेत महेत जेतवन बिहार, सहेत महेत जेतवन बिहार, और मक्खाल गोसाल की जन्मस्थली भी कही जाती है। जेतवन बिहार राजकुमार जेत ने बनवाया था, और इसे बौद्ध धर्म को दान में दे दिया था, और यहीं पर सहेत में। ठीक है, अब हम सीतापुर चलते हैं। ये सीतापुर कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सीतापुर आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर एक स्थल है नैमिषारण्य स्थल, ठीक है, जो गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। इसी यहीं पर दधीच की तपो स्थली है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है, और 30,000, ध्यान रखेंगे, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली, 30,000 तीर्थ स्थली। ठीक है, और यहीं पर 84 परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा भी होता है। अब यहीं हम कानपुर चलते हैं, कन्नौज चलते हैं। कन्नौज को प्राचीन काल में महोदय नगर कहा जाता है। आपसे पूछा भी जाता है, महोदय नगर से कहा गया, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। महोदय नगर कन्नौज को कहा जाता है। हम बांसखेड़ा हर्षकाल का ताम्रपत्र है, जो शाहजहांपुर में अवस्थित है। शाहजहांपुर में बांसखेड़ा से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है।
हर्षकाल का है। यहाँ पर इनके प्रशासनिक बातों पर चर्चा की गई है। जो अहिच्छत्र है बरेली में है, जो पांचाल की राजधानी थी। पांचाल को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। आपसे पूछा भी जाता है उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल। काम्पिल काम्पिल वर्तमान में कहा, फर्रुखाबाद, जैसे हमने पीछे भी आपसे चर्चा की है, ध्यान रखें। अब चलें हम बदायूं चलें। बदायूं में अब्दुल कादिर बदायूनी और निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली है। आपसे कई बार पूछा गया है। फिर यही बगल हम संभल की तरफ रुख कर लेते हैं। संभल में बाबर द्वारा निर्मित जामा मस्जिद है। इस प्रकार से आज इस मैप के माध्यम से हम 50-60 पॉइंट आपको बताने का प्रयास किया है। यह 50-60 पॉइंट आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अतिशय महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रश्न नहीं आए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि तीनों कालखंडों को, प्राचीन, मध्य और आधुनिक को, एक एक वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सरलतम शब्दों में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न बने तो निश्चित ही आप कर ले जाएं। एक बात और कहना है कि अगर आपके यहाँ जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो इन्हीं सारे ऐतिहासिक स्थलों को विविध कालखंडों में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आपका इतिहास का भी यूनिट कवर हो रहा है और आपके उत्तर प्रदेश के यूनिट भी कवर हो रहे हैं। इस प्रकार से इस मैप का आपने अवलोकन किया। इसको आप देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।